लाइव वायर खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला नए साल का तोहफा, 29 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अब बिना काम नहीं मिलेगा वेतन। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दिवस के अवसर पर श्रीनगर के लोगों ने मनाया जश्न, इस दिन के महत्व पर डाला प्रकाश। और ऑल इंडिया के पीडीएल, टीडीएल एंड अदर वर्कर्स यूनियन पीडीडी जम्मू का प्रदर्शन, वेतन जारी कर वन टाइम सेटलमेंट करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है, जिसमें 29 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इस बात की घोषणा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में दी। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक परिषद की बैठक में इस फैसले को मंजूरी मिली है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के एक नए पथ पर लाकर बदल देंगी, क्षेत्रों के उत्पादन को लगभग दोगुना कर देंगी, निर्यात को बढ़ावा देंगी और क्षेत्रों को टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बना देंगी। ये लाभ न्याय संगत होंगे, पिरामिड में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और भोजन, फीड और उद्योग के लिए जैव संसाधनों के कुशल उपयोग के माध्यम से पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ होंगे। जम्मू कश्मीर में किसान समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करेगा। यज्ञ कर्म और इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान, एक यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में हम सब अपने स्वावलंबी जम्मू कश्मीर के महत्वाकांक्षी संकल्प को साकार करने में हमें सफलता देगी, इसका मुझे भरोसा है। इन तीनों कार्यक्रमों को हमने मिशन रूप में लिया है। प्राथमिकता के आधार पर इनका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर का मिजाज बदला है। तमाम ऐसे कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सामान्य नागरिक के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में काफी हद तक सफलता दिलाई है। मैं जानता हूं जब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तब नई आकांक्षाओं का जन्म होता है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि आजादी का यह अमृत कालखंड आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का भी कालखंड है। पूरी सामर्थ्य और जिम्मेदारी से उन्हें पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा। मैं मीडिया के सभी मित्रों को एडवांस में ही 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात मोटे तौर पर कह ली। आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदर्श शहर हो, नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। मित्रों, इसी तरह एस्पिरेशनल टाउन की तर्ज पर ही गांवों तथा ग्रामीण नागरिकों की दिशा और दशा बदलने के लिए जम्मू कश्मीर में एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी स्वीकृति मिली है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के 100 पैरामीटर्स सभी 42 से 91 पंचायतों के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। उसके आधार पर 285 मोस्ट बैकवर्ड पंचायतों का चयन होगा और यह प्रक्रिया भी आने वाले 3 महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। मोस्ट बैकवर्ड पंचायत का चयन करने के लिए 100 पैरामीटर्स 9 सेक्टर्स से लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स, skill development, basic infrastructure,
एनवायरनमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इन सभी 285 एस्पिरेशनल पंचायतों का विकास डिस्ट्रिक्ट, यूटी तथा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के कन्वर्जन से किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी पंचायतों की इंडिकेटर्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, बशर्ते उन्होंने 10 पैरामीटर्स को पूरी तरह से सैचुरेट कर दिया है। ये 10 पैरामीटर्स होंगे: सॉयल हेल्थ कार्ड, लैंड पासबुक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, श्रम कार्ड इशूड टू एलिजिबल लेबरर्स, 100% institutional births, 100% vaccination of children in the age group of 9 to 11 months, 0% out of school children, 100% solid waste collection and treatment, Aadhaar seeding with Manrega cards, issuance of golden cards under PM जय सेहत। संबंधित डीसी तथा सभी एस्पिरेशनल पंचायतों के लिए इस बैक टू विलेज में हमने नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था, वो अनवरत उस काम को करेंगे। मित्रों और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, चाहे शहरी क्षेत्रों के या ग्रामीण क्षेत्र, उनकी भी सक्रिय भागीदारी इन कार्यक्रमों में हो, इसका हर प्रयास किया जाएगा, उनसे भी चर्चा की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, प्रदेश प्रशासन को कश्मीर संभाग में कार्यरत कश्मीरी पंडित एवं आरक्षित वर्ग कर्मचारियों को सुरक्षा की चिंता है। इसके लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं। उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है, लेकिन अब बिना काम के वेतन नहीं दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में ये बात कही। उपराज्यपाल ने कहा, मई में बदले हालातों के बाद कर्मचारियों के आग्रह पर उन्हें 31 अगस्त तक वेतन दिया जा चुका है, लेकिन अब वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि घर बैठे किसी को भी वेतन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को वो कहना चाहते हैं कि पुंछ के कैडर को जम्मू में तैनात नहीं किया जा सकता है। इसी तरह कश्मीर संभाग के कर्मचारी को जम्मू संभाग में तैनात करने के लिए कोई नीति नहीं है। हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, उनकी मांग हल करने की कोशिश की जाएगी। उपराज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कश्मीरी पंडित एवं आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है। उन्हें घाटी में जिला या तहसील मुख्यालय तैनात किया गया है। कुछ कर्मचारी जो रूरल में तैनात हैं, उन्हें शहर के नजदीकी गांव में लगाया गया है। कश्मीरी माइग्रेंट या अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों को 2 या 3 को एक साथ तैनात किया गया है। सुरक्षा को लेकर उनकी समस्या सुनने के लिए जिला स्तर पर अधिकारी तैनात किए गए हैं। उनकी पदोन्नति के लिए भी पब्लिक सर्विस कमीशन के उच्च अधिकारी से बात की गई है। उनके लिए रहने की व्यवस्था के भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन ऑफिस खुलेगा, कौन ऑफिस नहीं खुलेगा, इसका फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार करेगा। किसी दूसरे के इशारे पर ये काम नहीं होने वाला। वो दिन लग गए, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात देखिए, आज स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उन्होंने बात कही है, और किसी की यात्रा रोकने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन जब कोविड था तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद हो गई। क्या स्थिति रहेगी, इस पर निर्णय किया जाएगा। और यहाँ पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों के लिए, लोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए सबको आजादी। बस एक ही बात पर पाबंदी है कि भारत के विरोध में कोई काम होगा तो उसे जरूर रोका जाएगा। तीसरी बात, आपने कश्मीरी पंडित और जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज की बात उठाई है। हाँ, ये सच है, दुखद घटना वही हुई और उस समय से ये भाई हमारे हड़ताल पर थे। निरंतर मैं उनके संपर्क में था और उनकी जो लंबे समय से चली आ रही समस्याएं थी, मैंने ईमानदारी से कोशिश की कि उनका समाधान कर दिया। मैं आपको अपील करके बताता हूं, एक वो चाहते थे कि सुरक्षित स्थानों पर तैनाती हो जाए। डीसी, एसपी और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ करके लगभग सारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कर दिया गया। कुछ लोग तहसील हेडक्वार्टर पर हैं या रूरल डेवलपमेंट के कुछ हैं जो शहर में नहीं तैनात हो सकते हैं, तो शहर के नजदीक वाले गांव में किया। दूसरी व्यवस्था ये की गई थी कि कहीं भी एक कोई कश्मीरी माइग्रेंट या माइनॉरिटी का एम्प्लॉय किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में अकेले नहीं होगा। हर जगह 2-3 मिनिमम लोग तैनात कर किए गए। तीसरी बात, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हर जिले में हमने जहां पानी का पर्याप्त प्रबंध नहीं है, कम पानी में तकनीक
कैसे बढ़िया खेती की जा सकती है, ये इंटरवेंशन भी समिति ने प्रपोज किया है। आपके ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 2 सिंचाई की परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी जो चिंता है स्वाभाविक उसका भी इस इंटरवेंशन में ध्यान रखा गया है। ये सच है कि प्लान बनाना और जमीन पर इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों में अंतर होता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि दोनों विश्वविद्यालय में जो हमारे ग्रेजुएशन के विद्यार्थी और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थी, उनका भी हम सहयोग ले रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि एग्रीकल्चर और राइस सेक्टर के जो भी हमारे जिला स्तर के या डिविजनल स्तर के, प्रदेश स्तर के अधिकारी और दोनों यूनिवर्सिटीज के जो हमारे टीचर्स, उनमें भी बड़ा जबरदस्त उत्साह है। बाकी हम ये कोशिश करेंगे अधिक से अधिक जन भागीदारी हो, इन योजनाओं को निश्चित रूप से हम पहुंचा सकें, इसमें आपका भी सुझाव और सहयोग लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय फेरन दिवस के अवसर पर श्रीनगर के स्थानीय लोग फेरन की विरासत और संस्कृति का जश्न मनाने के लिए लाल चौक पर एकत्रित हुए। इस दौरान वे कश्मीर के लोक गीतों पर नाचते हुए नजर आए। वह इस विरासत को बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग खुशी मनाते दिखे और इस दिन के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। मैंने जब कॉल सुना कि यहाँ नौजवान जमा हो रहे हैं और बहुत सारे, इट इज़ ए न्यू आइडिया। इट्स नॉट ए न्यू आइडिया। फेरन पहन के तो अगर हम देखें, हमारी 5000 साल की फेरन की हिस्ट्री है। 5000 साल। मुझे नहीं लगा कि सारी दुनिया में किसी की तारीख 5000, जो आपने नीलनाग देखा है, नीलनाग यूसमर्ग में, तो नीलनाग को भी कहते हैं कि वो फेरन पहन के था। शेखुल आलम को भी कहते हैं वो फेरन पहन के था। जब यहाँ बुलबुल साहब आया तो फेरन पहना, और जब यहाँ हमारे शाह हमदान आए, हमदान छोड़ के, हमदान में हालात ख़राब थे, कश्मीर मोहब्बत की जगह थी, और उसने वायलेंस छोड़ा, कश्मीर आए, तो फेरन हमारे पीस, मोहब्बत और इंटेलेक्चुअल की था। और आज जो शुरू हो गया चले कलान 40 दिन किताबें लिखने का दिन है। नौजवानों को भी मैं कहता हूँ आपके ज़रिए, ये चले कलान, अगर मौसम की वजह से आप घर से बाहर न जा सको, लैपटॉप पे किताबें लिखना शुरू करो। और मेरी किताब अभी रिलीज़ नहीं हुई, कश्मीर बियर थ्रोन, फेरन पहन के लिखी। पिछले विंटर मैंने 6 साल लिखी, और विंटर में ज़्यादा लिखी, जिसको वंद कहते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने इस पे दिलचस्पी ली और इसको फेरन के साथ मिलाया, तो मैं खुश हूँ। और यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लोग मैं देख रहा हूँ। यहाँ पे कुछ विजिटर्स भी आज फ़ख्र फील कर रहे हैं कि हम फेरन पहन के खड़े हैं कश्मीर में। सो कश्मीर को सर ऊंचा उठाकर बोलना चाहिए। हम जो फेरन पहनने वाले, आपको मालूम है, लास्ट में कंक्लूडिंग बताओ, जो यहाँ संग्राम राजा थे, उसने महमूद गजनवी को तोस मैदान में जब फाइट हुई, संग्राम राजा ने फेरन पहना था। जो संग्राम ऋषि, उसको संग्राम ऋषि, या कोटा रानी जो थी, लास्ट क्वीन ऑफ ऋषियत, शी वॉज वेयरिंग फेरन। The King of Kashmir, ऑल जे.एंड.के पीडीएल, टीडीएल एंड अदर वर्कर्स यूनियन द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया गया है, पर अभी तक सभी को नियमित नहीं किया गया। उन्होंने उनका लंबित वेतन जारी करने और 1 टाइम सेटलमेंट करने की मांग की। कि हमारे चीफ ऑफिस में एक सनाटी लिस्ट हमारी निकाली गई थी
जो चीफ साहब ने स्नैटी लिस्ट निकाली है, हमारे जितने भी साथी हैं वो सारे साथी ये कह रहे हैं वो स्नैटी बड़ी अच्छी है, स्नैटी ठीक है। अगर उस स्नैटी के साथ कोई छेड़खानी की गई तो हम सारे उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और सारे एजिटेशन पे चले जाएंगे। हम आपके माध्यम से ये चीफ साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेतावनी देते हैं, क्योंकि हर बार हमारे साथ धोखा होता है। हम चीफ साहब का शुक्रिया अदा भी करते हैं, पहली बार किसी चीफ इंजीनियर ने कोई कदम उठाया है, हमारी आवाज़ जो है बुलंद की है। और हम यही कहना चाहते हैं जो स्नैटी है बड़ी अच्छी स्नैटी है। और दूसरी बात ये है हमारी कि अगर हमारी जो पिछली डिमांड पेंडिंग वेजेस क्या है, पेंडिंग वेजेस हमारी बहुत सालों की पड़ी हुई है, हमारी पेंडिंग वेजेस भी रिलीज़ की जाए। और दूसरा नंबर हमारा एलजी साहब मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि पीडीडी के हमने 12,000 लोग परमानेंट कर दिए हैं, यहाँ मात्र 300 लोग ही परमानेंट किए हैं 12,000 से। हम चाहते हैं कम से कम जो एलजी साहब ने ये कहा, हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी वो भी बड़ी जोर शोर से कहते हैं हमने पीडीडी के 12,000 जो वर्कर हैं वो परमानेंट कर दिए हैं, लेकिन आज तक पीडीडी के जो लोग हैं वो मात्र 300 लोग ही परमानेंट हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप 12,000 के लिए बोलते हो, हमने 12,000 लोगों का घर के चूल्हे जो जला दिए, लेकिन 12,000 लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने 12,000 के लिए किया है तो वन टाइम सेटलमेंट 12,000 लोग परमानेंट होने चाहिए थे, बल्कि इन्होंने 300 लोग ही परमानेंट किए हैं। और मैं फिर से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्नैटी है बड़ी अच्छी स्नैटी है, अगर इस स्नैटी के साथ किसी ने भी छेड़खानी की तो इससे भी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन होंगे। और अगर कोई सिस्टम बंद होगा उसकी सारी जिम्मेवारी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और हमारे चीफ साहब की होगी। जय हिंद। सीए टैक्स कमिश्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर रेशमी सिंघल ने आज जीएसटी पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन रजौरी में किया। इस मौके पर रजौरी पुंछ रेंज के कई हितधारक मौजूद रहे। इस दौरान ने जीएसटी को लेकर लोगों को जागरूक किया। फॉल्ट में जाते हैं और इससे ऑटो सस्पेंशन भी आज की तारीख में रूल आ गया है, 6 महीने तक आपने नहीं किया ऑटो सस्पेंशन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि लोगों को जागरूकता हो कि ये कंप्लायंस क्या है। यहाँ टीम ऑफ ऑफिसर्स हमारे साथ में है, नम्रता जी है, सीनियर ऑफिसर है कैश सर्विसेज से, जो कि एडिशनल कमिश्नर है इस पूरे डिवीजन की। तो अभी जो सेशन में जो आपकी बातें आएंगी, मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे रिएक्ट करें। आशिमा जी हमारे साथ एक डीसी हेडक्वार्टर है जो कि एचआर, एडमिन, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसके बारे में रिस्पॉन्ड करेंगी। रजौरी और पुंछ के जो ट्रेड एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, डीलर्स हैं, उनका एक इंटरैक्टिव सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जो हमारी जीएसटी की टीम है, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, साथ में एसटीओज़ हैं, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हैं। अभी एक सत्र हुआ है जहाँ पे इश्यूज़ आए हैं। कुछ इश्यूज़ जो हैं वो ऑपरेशनल इशू वो हैं, जो कि जो दिक्कतें जो लोग बताते हैं उस पे जो उनके ग्रीवेंस होते हैं उस पे तत्काल काम किया जाता है। जैसे कि नए रजिस्ट्रेशन को लेकर के, कि हमने नए रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया तो हमें इतने जो कागजात जो मांगे गए, तो कई बार उसको लेकर के जो है वो लोगों को यह डाउट होता है कि क्या ये वाकई ज़रूरी है कि 2 कागजात क्यों, एक ही कागजात से काम हो जाता। तो इस पे कई तरह के जो रूल्स होते हैं, या ई वे बिल को लेकर के लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि ई वे बिल में कि हमें कभी गाड़ी का वो फंस गई, हिली एरिया है, तो उसको समझने का कि हमारे ऑफिसर अभी क्या कर रहे हैं ज़मीन पे और लोगों की क्या इसमें अपेक्षा है। देखिए, हम रूल के तहत काम करते हैं, लेकिन साथ में रूल में अंडरस्टैंडिंग लेवल सबकी बराबर होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग जो एक हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं उनकी और हमारे ऑफिसर्स की, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग बैठते हैं तो हर एक विषय पे चर्चा होती है। जीएसटी बहुत जो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पहले के बहुत सारे जो टैक्सेस थे, वैल्यू एडिशन टैक्स, वैट था, स्टेट एक्साइज था, या सेंटर के जो टैक्सेस थे तो सेंट्रल एक्साइज था, या हमारे जो सर्विस टैक्स था, तो सब कुछ अब मिलकर के एक हो गया है, जिसको कि जीएसटी कहते हैं। और स्टेट के अंदर जितने भी सेल परचेज होते हैं, इंट्रा स्टेट जिसको हम कहते हैं, तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लागू होता है। और जो इंटर स्टेट सेल एंड परचेज होता है, 2 स्टेट के बीच में होता है, उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी लेवी होता है। तो उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में धीरे धीरे
लोगों को ज़्यादा जागरूकता आ रही है। लेकिन एक्ट में तब्दीली भी होती गई है, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस भी आए हैं। कई बार रेट जिसको लेकर के बहुत बात हो रही थी, रेट को लेकर के भी चेंजेस बदलाव आए हैं, क्योंकि कई स्लैब हैं और उस स्लैब को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि कई बार ना लग्जरी गुड्स जो है उस पर तो ज़्यादा हाई स्लैब है और जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो कम स्लैब है। तो इसलिए जो है ना, सबका एक स्टैंडर्ड एक रेट नहीं है टैक्स देने का। एसडीएम कार्यालय सुरनकोट में आज इंट्रोडक्शन मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें नवनियुक्त पदभार ग्रहण करने वाले सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट रिजवान कुरैशी ने सभी स्टाफ सदस्य के साथ बैठक की। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे और क्षेत्र में विकास के लिए काम करते रहेंगे। 4660 हमारे कनेक्शन हैं इंडस्ट्री के तो अभी 1244 ने किया है इसमें। तो कितने 4460 तो यहाँ हमने किया है कोई 1200। तो इसके लिए कोई आप कैंपेन वगैरह आई हमने एक्चुअली क्या प्रोग्रेस है जहाँ आप पहुँचे, ठीक है जी, सबसे इम्पोर्टेंट पीएम के साथ है, ठीक है जहाँ बच गया उसको मुझे देर बना जी आए तो आप चलो इधर ही बैठो। क्या शिरकत को अगर आपको भेजा तो एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि कौन से हमारा क्या टैक्स है, क्या टारगेट क्या है। पुरानी जगह ये हो गया, बिजली की प्रॉब्लम है, तो उस मसले में कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें एक अपना विस्तार से एक अपना प्रिपरेशन कर लें कि कहाँ कहाँ इलीगल कनेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, कहाँ कहाँ भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, वो भी देख लिया जाए। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक जामिंग का एक बड़ा इशू है, तो जो अक्सर मुझे नफरी बाज़ार में छोड़नी पड़ती है या रिक्रूट करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, हमने आर्मर्ड को भी अपने डिस्पोजल पे लिया हुआ है, तो उसमें एसडीएम साहब से एक गुजारिश है कि हमने तो ऑलरेडी बड़ी चिट्ठियाँ भी लिखी हैं, सब कुछ किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमने जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग अपने सेक्टर ऑफिसर्स के साथ रखी थी, तो उसमें बेसिकली हमारा यही मकसद था कि हम तो डिपार्टमेंट की इंट्रोडक्शन हो जाए, तो ऑफिसर्स के साथ भी हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाए। तो उसमें मैंने अपने टारगेट्स वगैरह वो जितने भी हैं इनको कन्वे कर दिए हैं। आगे इंशाल्लाह हम डिटेल रिव्यू रखेंगे डिपार्टमेंट वाइज। तो अब इससे ज़्यादा आप पहले दिन क्या कर सकते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट मौजूद थे, कुछ नहीं आ पाए, तो उनके मैं बात करेंगे उनसे कि क्या वजूहात रही। विदाउट इंटीमेशन ये भी एक सेंस ऑफ इनडिसिप्लिन है, तो बाकी देखेंगे उनके साथ हम क्या डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हैं, वो बात की बात है। बट मैक्सिमम ऑफिसर जो उन्होंने अटेंड की मीटिंग, वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी मीटिंग रही, अच्छा एक रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड मुझे देखने में मिला। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जिला अध्यक्ष इशफाक अहमद शाह समेत सभी जिला अध्यक्ष व जोनल अध्यक्षों ने नए मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला चमन लाल शर्मा का स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर उन्हें पुरानी पेंशन योजना की बहाली में भी उनके सहयोग का शुक्रिया अदा किया। ऑफिसर साहब को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सर आपका वेलकम करते हैं। के साथ साथ लगभग 1.5 लाख मुलाजिम, जो ऐसी बात नहीं है कि मुझे बड़ा प्यार मिला है जहाँ पे, और मैं कोशिश यही रखूंगा कि यही प्यार में जहाँ से जब भी जाऊँ 2 साल के बाद तो ये प्यार लेके जाऊँ। ठीक है जी। बाकी जो भी आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, हो सकता है मैं कहीं मीटिंग में हूँ, आपका फ़ोन ना अटेंड कर पाऊँ या कुछ, वो उसको डोंट माइंड इट। बाकी कहीं भी आप मिलें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने अपने नए चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्री श्यामलाल शर्मा का यहाँ पर वालिहाना इस्तकबाल किया, इनको वेलकम किया यहाँ पर, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको आश्वासन दिया कि जितने भी इकदाम टीचर्स की बहबूदी के लिए, बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उठाए जाएंगे, उनमें टीचर्स फोरम उनका भरपूर सपोर्ट करेगी। तो इसी सिलसिले में आज टीचर्स फोरम के जितने भी जोमा हैं, जोनल और डिस्ट्रिक्ट, वो दोनों आए थे यहाँ पर और अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब श्यामलाल शर्मा का यहाँ पर वेलकम किया। तो इसके साथ ही हमने
चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला के सामने अपने बहुत सारे मुतालबात रखे और उन्हें हमें भरपूर विश्वास दिया कि आने वाले वक्त में जितने भी उनकी कॉम्पिटेंसी में होंगे उनको हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और साथ ही हमने आज ही एक मीटिंग मुनक्किद की यहाँ पे बारामूला में, जिसमें हमने एक रेजोल्यूशन पास की बइत्तिफाक़ की राय से। उस रेजोल्यूशन में यह फैसला किया गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि हज़ारों ऐसे मुलाजमीन हमारे हैं जो 2010 के बाद अपॉइंट हुए हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आ रहे हैं, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एसटी फोरम द्वारा आज नौशेरा में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग शामिल हुए। सम्मेलन में कई मुद्दों पर बात हुई और आगे की रणनीति निर्धारित की गई। हमारी उन्होंने कहा कि सब कॉलेज के और जो स्कूल के लड़के हैं, लड़कियां हैं 10+2 के, जिनको फायदा होने वाला है 11th 12th के और कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के और अनएम्प्लॉयड नौजवान, और इन सभी साथियों को बड़े लेवल पे इकट्ठे करेंगे ताकि अवेयरनेस हो सके। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे भी हम, क्योंकि यहाँ का मौसम तो अच्छा ही रहता है, जनवरी में भी अच्छा ही रहेगा, तो जनवरी के महीने में एक बिंदु जी, गंगल जी, हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे साथी आए ना, प्लीज सर एक ना पेज लेके ना इनकी अटेंडेंस करवा लें। निदेशक जनजातीय मामलों के विभाग जम्मू कश्मीर और उपनिदेशक जनजातीय मामलों के विभाग जम्मू ने सरकार के नवस्थापित लाइब्रेरी कम रीडिंग रूम का उद्घाटन गुजर बकरवाल पीजी बॉयज हॉस्टल जम्मू में किया। छात्रों ने इसके लिए शुक्रिया अदा किया। जहानों का और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, जिनके सदके हमने अपनी इन जिंदगी के मराहल को पाया। खासकर पीजी बॉयज हॉस्टल के बड़े अजीज तुलबा, मैं डिप्टी कलेक्टर साहब को और वार्डन साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने सेक्रेटरी साहब की सरबराही में ये जो फैसिलिटी क्रिएट करके आपको दी है, बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे हॉस्टल हैं, ये पहली आपकी लाइब्रेरी या रीडिंग रूम यहाँ पे बनाया गया है। बाकी किसी हॉस्टल में ये फैसिलिटी अभी तक नहीं है। जैसे कि ये आपको पता है, यहाँ पीजी हॉस्टल जम्मू में ना बहुत देर से डिमांड चल रही थी स्टूडेंट्स की कि हमारे पास कोई रीडिंग रूम नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। जब ये पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जैसे रूम्स हैं, रूम के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। कोई स्टूडेंट जो है वो मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो दूसरा क्या है कि डिफरेंट स्ट्रीम्स में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई जनरल अपनी स्टडीज़ कर रहा है, पीजी कर रहा है, ये कर रहा है। तो डिफरेंट करिकुलम है हर एक का अलग अलग, तो टाइम भी अलग अलग है सबका। कोई कॉलेज जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है कि जिस स्टूडेंट को भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ना हो तो यहाँ से इन हाउस उसको लाइब्रेरी मिल जाए और रीडिंग रूम मिल जाए, ताकि उसको ना तो डिस्ट्रैक्शन होगी, ना ही वो उसके कंसंट्रेशन कहीं इधर उधर होगी, और दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं और जिसने पढ़ना है वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी कंसंट्रेशन से पढ़ सकता है और आगे प्रिपरेशन कर सकता है एग्जाम के लिए। सर कबायली जो भी पता होगा, अभी अगर आप देखेंगे लास्ट एक साल की भी अगर मैं बात करूं, देखिए सिंगल डे में चीज़ों को करना पॉसिबल नहीं है, बट लिटिल बिट थोड़ी कंट्रीब्यूशन जो हमारे सेक्रेटरी हैं ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब काफ़ी प्रोएक्टिव अप्रोच ले, क्योंकि हम जो भी यहाँ पर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस पर उनकी स्टैंप लग के आती है तो हम ये चीज़ नीचे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं होगा, वहाँ से कोई वो ना आए, तो फिर हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ों को कैसे करना है, पॉलिसी का अप्रूवल चाहिए होता है, वो सारी चीज़ों में सर हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स की जितनी डिमांड्स थी, मैक्सिमम डिमांड्स को फुलफिल किया गया। जैसे आपने लास्ट टाइम अभी डायरेक्टर साहब बात कर रहे थे कि स्कॉलरशिप के अमाउंट को 4 गुना बढ़ाया गया, ये रिवीजन कहीं 10 साल के बाद हुआ है, वो भी 4 टाइम्स हाइक कर दिया गया। तो उससे डायरेक्टली आप देखें स्टूडेंट को फाइनेंशियल बेनिफिट होना ही होना है। इस साल से स्कॉलरशिप मिलेगा मार्च के एंडिंग में, तो वो इन्हांस्ड रेट पे मिलेगा। साथ ही में स्टूडेंट्स को डिजिटल की का, जैसे आपने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल ज़माना है, तो इस डिजिटल वर्ल्ड में यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को टैब प्रोवाइड किए गए जिसमें कंटेंट है। इन्होंने अपना वाईफाई का सेटअप यहाँ पर किया हुआ है। वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके लाइव स्ट्रीमिंग करके आप कुछ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। साथ में जैसे सीसीटीवी कैमरास की बात कर रहे थे, ये भी इनको वाईफाई का जैसे मैंने आपको बताया वो इंतज़ाम किया गया है। साथ ही में
नए हॉस्टल्स बनाने का, जैसे इस हॉस्टल की भी बात की जा रही थी, किसी परमानेंट बिल्डिंग, तो लैंड आइडेंटिफाई हो गई है, वहाँ पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। नए हॉस्टल्स देने की बात की गई थी, वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर निसारुल हसन ने बताया कि डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस निश्चित रूप से रोगी देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश डॉक्टर अपना समय निजी अस्पतालों में बिताते हैं और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए बहुत कम समय दिया जा रहा है, जिसके कारण गुणवत्ता वाले डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाती है तो एक परिवर्तन देखा जा सकता है, जिससे चिकित्सा संस्थानों में नौकरियों की संख्या एक साथ निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में सुधार करेगी। कोई स्ट्रॉन्ग लॉबी है, एक कोई नेक्सस है जो इसको रोक के रखा है कि नहीं तो अगर हाल ही में इस साल के आगाज में एक कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वाई चावलाज रिपोर्ट, जो एक्स डायरेक्टर पीजीआई का था, उसमें न सिर्फ वो थे बल्कि यहाँ के एक्स डायरेक्टर स्किम्स शौकत जरगर भी थे और फॉर्मर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कैसर भी थे। उनने साफ साफ में उस रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ साफ ये लिखा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से, ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेजेस में अगर बात करें, पेशेंट केयर सफ़र होता है। और न सिर्फ पेशेंट केयर बल्कि टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में आपको एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है, एमडी स्टूडेंट्स को और डीएम स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना होता है। तो न सिर्फ यहाँ पे पेशेंट केयर सफ़र होता है बल्कि टीचिंग भी सफ़र होता है, और अबव ऑल रिसर्च ना होने के बराबर है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डबल प्रैक्टिस। तो न सिर्फ committee, Chawla committee, because High Court also have observed that the academic character of these institutions ये खोखले हो गए हैं because of private practice medical colleges, और जो health of this profession है that also has got affected by this private practice. Fresh हो जाओ ताकि next day you are fresh again for the patients, for the teaching. लेकिन ये जो डॉक्टर है ये 4 बजे के बाद रात देर तक ऑपरेशंस करता है प्राइवेट अस्पतालों में। आप मुझे खुदारा ये तो बोलो, हाउ कम ही विल बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे फॉर दिस। तो ये क्या करता है ये डॉक्टर, ये यहाँ आके या तो सो जाता है या कॉफ़ी पी जाता है ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए शाम को फिर से तैयार हो जाए। सो दीज हॉस्पिटल्स जो है पब्लिक हॉस्पिटल्स, इन फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक आरामगाह है, क्योंकि यहाँ पे आपने भी देखा होगा जितने भी चलाते हैं लोग ये तो स्टूडेंट्स चलाते हैं, पीजी स्टूडेंट्स, डीएम स्टूडेंट्स, डीएनबी स्टूडेंट्स। सीनियर डॉक्टर्स आर विजिबली एब्सेंट, they are nowhere, especially emergency hours में इनका होना लाजमन होता है because life and death is in seconds. They have to be physically present there, but they are in their private clinic. Segregate these sectors. Those who are for the private sector, they should be full time there. Those who are for the government sector, they should be full time there. और ये भ्रम है कि यहाँ पे यहाँ डॉक्टर्स सरप्लस हैं। कश्मीर में जितने डॉक्टर्स हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है, जितने भी यहाँ पे अस्पताल उतने कहीं नहीं है, तब भी आपका पेशेंट परेशान है इसकी वजह से। तो इसीलिए इस डिस्पेंसेशन को चाहिए कि अगर वो गरीबों की जो सफरिंग से मिटिगेट करना चाहते हैं, दे शुड इमीडिएटली बैन प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टर्स in government hospitals, particularly to start with in medical college. क्रिसमस से पहले ही कश्मीरी कारीगर तोहफे तैयार करने में जुटे हैं। कश्मीर की क्रिसमस की सजावट दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही है। आर्टिस्ट जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं, पश्चिमी अवधारणाओं और फादर क्रिसमस जैसे प्रतीकों के साथ फारसी पपियर माचे कला पर आधारित पारंपरिक कश्मीरी डिजाइनों को मिलाकर सजावटी बनाते हैं। हालांकि केवल यही नहीं है जो उनके काम को अद्वितीय बनाता है, ये प्रक्रिया का कलात्मक मूल्य भी है जो प्रत्येक आभूषण को हस्त निर्मित भी बनाता है। एग्स, बाकी आइटम इस वक्त हम डिमांड में बहुत सारे ऑर्डर्स है दिल्ली से और दिल्ली के बाहर भी है। और जो हमारे आर्टिजन है इस वक्त क्रिसमस ऑर्डर से बिजी है। जो हमारा त्यौहार आता है हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम का, हमारे लिए वो खुशकिस्मती है, वो त्यौहार आ रहे हैं, हम एक साल इंतज़ार कर रहे हैं इसको, वो कब आएगा कब आ रहा है। हमारा रोज़गार भी बनता है उसके साथ। क्रिसमस आइटम्स निकलते हैं, हमारा घर भी चलता है, हमारा परिवार भी, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी के वजह से जो हमारा रोज़गार मिलता है उस टाइम से, जो हमारा बड़ा दिन, जिस तरह से ईद भी आते हैं, हमारे भी ईद भी खुशी होती है। जो भी बड़ा दिन होता है हमारे लोग यहाँ ये चीज़ गिफ्ट आइटम खरीदते हैं, जैसे बॉक्स है, प्लेट्स है, बाकी चीज़, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। जो हमारे
ईसा मसीह की बड़ा दिन है। हम इससे बहुत खुश है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये क्रिसमस आइटम्स चलते हैं। इसके भी हमारा रोजगार भी बनता है। हमें चेंज करना है, हमारा शौक है। जो हमारे बच्चे हैं वो भी डिजाइनर कोर्स करेंगे, हम भी सीखेंगे उनके, वो देखेंगे इन वर्ल्ड में क्या ट्रेंड्स है, वो हम उनके साथ चलेंगे, हम इनके साथ। दोनों जो हमारा रोजगार भी बन जाएगा, उनका भी रोजगार बन जाएगा। जो हमारे बच्चे हैं उनमें बहुत टैलेंट है, मगर उनकी बैग जरूरत है। जो हमारा गवर्नमेंट वो उनको बैग करेंगे, वो डिजाइनर कोर्स पास करेंगे, वो हमारे भी हेल्प मिल जाएगा। क्रिसमस आइटम में जैसे नए नए डिजाइन हम कर रहे हैं क्रिसमस, वो हमारे बच्चे करेंगे, हम दिखाएंगे, हम इंटरनेट पर क्या करना है, हमें भी सहूलियत हो जाएगी। भेड़ पालन विभाग ने एकीकृत भेड़ और विकास योजना के तहत उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सुंबल और हाजिन शहर में लगभग 20 लाभार्थियों को भेड़ इकाइयों का वितरण किया। वितरण कार्यक्रम शादीपुरा और हाजिन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था, जिसमें जिला भेड़ पालन अधिकारी डॉक्टर शौकत अहंगर, डॉक्टर इमरान शाह, भेड़ और ऊन विकास अधिकारी हाजिन डॉक्टर नुजहत वली और अन्य लोग मौजूद थे। टाइम मतलब अनएम्प्लॉयड था, तो फिर जब ये शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से स्कीम आई है तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप फॉर्म भरो। मैंने जब फॉर्म भरा तो 10-15 दिन के बाद इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि योर नेम हैज़ बीन अनलिस्टेड, आपका नाम आ गया। तो फिर मैंने मतलब अपना यूनिट खोला, मैंने 20 ईवज़ लाए हैं, तो अभी मैं वो यूनिट ऑपरेट कर रहा हूँ। मैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी फराहम की है। तो अभी मैं यूनिट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला की फजल करम से और शीप डिपार्टमेंट सुंबल के वसादत से मैंने ये यूनिट ऑपरेट किया है। तो इन फ्यूचर आई वुड लाइक टू एक्सपेंड। शीप एंड वूल डेवलपमेंट ऑफिसर हाजन, आज डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री ने एक सेकंड फेज़ के तहत कुछ 12 शीप यूनिट्स जो हैं तकसीम किए थे सुंबल एरिया में, और 7 20 यू यूनिट हाजन में, और +1 10 यू यूनिट वाला भी हाजन में हमने किया था। तो इस तहत हमारी जो कड़ी थी सेकंड फेज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें हम लोग ने 20 यूनिट्स आज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ये यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री एक्चुअली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो इस टाइम पे बेरोज़गार है, और सीजनल जो कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो विंटर में बिल्कुल कोई और काम नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है जिसकी वजह से वो अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं और अपने घर में अर्निंग कमा सकते हैं। इन शीप यूनिट्स के अलावा हमारे पास शेयरिंग यूनिट्स भी होते हैं, जो हमने 5 जो है हाजन SDO ऑर्गेनाइजेशन में तकसीम किए हुए हैं। वो हमको जो डिपार्टमेंट है शेयरिंग जो करता है हमारे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स के अंडर, जो ऑटम और स्प्रिंग की शेयरिंग होती है हमारे लाइफ स्टॉक में, उसको वो कवर करने की कोशिश करता है। अब हमारी आप सब अनएम्प्लॉयड यूथ से इल्तिजा है, हम कोशिश करते हैं कि आप इन मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश किया करें इनमें अप्लाई करने के लिए। तो ये जो हमारी ये स्कीम चल रही है, मेजर फ्लैगशिप स्कीम है, इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम, ये यूटी गवर्नमेंट ने, JNK यूटी गवर्नमेंट ने 2020 में लॉन्च की है। तो इसमें मेन 2-3 ऑब्जेक्टिव ये है कि एक तो यहाँ पर जो हमारी मटन डेफिसिट है उसको पूरा करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को और बढ़ाना है, और फार्मर्स इनकम को इम्प्रूव करना है। इस सिलसिले में इस साल हमारे पास इस स्कीम में 83 यूनिट्स सब्सिडी मोड में आए थे, और पार्टिसिपेटरी मोड में बेसिकली प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो बढ़ाना हम चाहते हैं। इसमें हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम साइड बाय साइड चलने वाला है, और बाहर से कुछ और अच्छी ब्रीड्स आने वाली है जिसमें टेक्सल और डॉर्पर है। तो फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी इम्पोर्टेंट 2-3 साल में एक ब्रेक थ्रू होने वाली है यहाँ पर लाइव स्टॉक सेक्टर के हवाले से। तो हम होपफुल है कि जो यहाँ पर लड़के यूनिट्स डालना चाहते हैं, शीप फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये राइट टाइम है। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।